जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मोशन पार्ट 2। मोशन का आधा चैप्टर आपको हम बता चुके थे और हाफ पार्ट 2 जो था वो बचा हुआ था। तो आज आपको मोशन कंप्लीट हम कराने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। है जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। यानी कि जो अवस्था उसका है उस अवस्था से अगर उसको हम चेंज करना चाहेंगे तो उसका विरोध करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व। मतलब वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यानी कि अत्यधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व कम होता है। अर्थात किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसका जड़त्व होगा, जितना कम उसका द्रव्यमान होगा उतना कम उसका जड़त्व होगा। अब कहता है बल। कहता बल हुआ भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विरामावस्था की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अर्थात बल वह भौतिक कारण है जिसके कारण किसी वस्तु पर कार्य करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। यानी कि विरामावस्था से गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था से विरामावस्था में लाता या लेने की चेष्टा करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कहते बल वस्तु में त्वरण या विरूपण उत्पन्न कर सकता है। यानी कि बल जो है वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर सकता है, यानी कि किसी वस्तु में स्थान में परिवर्तन कर सकता है, या विरूपण यानी कि आकार में परिवर्तन कर सकता है। उस पर बल लगा के किसी वस्तु का आकार हम बदल सकते हैं या किसी वस्तु का त्वरण यानी कि गति हम लोग बदल सकते हैं। यही कहता बल वस्तु में त्वरण या विरूपण उत्पन्न कर सकती है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, इसलिए एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या एफ बराबर एम ए, जहाँ एफ हो जाएगा फोर्स, एम हो जाएगा मास और ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। कहते बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अर्थात 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि जिस दिशा में गति हो रहा है घर्षण बल क्या करता है कि गति का अपोज करता है, उसके विपरीत दिशा में बल कार्य करता है घर्षण बल। तो जब किसी वस्तु या कण पर 2 या 2 से अधिक बल लगते हैं तो ऐसे कणों का परिणामी बल एक बल होता है जिसका वस्तु या कण पर प्रभाव लगाने वाले बलों के सम्मिलित प्रभाव के समान होता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर एक कण या एक से अधिक कण बल लगाते हैं तो उसके बलों का एक रिजल्टेंट बल लगता है, एक परिणामी बल लगता है। वह जो बल लगता है कण पर जो प्रभाव डालता है वो सम्मिलित प्रभाव डालता है। दोनों बल का एक सम्मिलित प्रभाव उस कण पे डालता है। कहता अशून्य परिणामी बल जो होता है उसको असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 बल एक वस्तु पे लगा रहे हैं और दोनों का योग यदि 0 हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संतुलित बल। लेकिन यदि 2 बल लगा रहे हैं और दोनों का परिणामी, दोनों का रिजल्टेंट अगर अशून्य ना हो, कोई संख्या 2, 4, 5 या -2, -4 हो, या उसको हम लोग अशून्य कहते हैं। तो अगर अशून्य हो तो उसको असंतुलित बल कहेंगे। असंतुलित बल वस्तु पर अशून्य त्वरण उत्पन्न करती है। असंतुलित बल अगर किसी वस्तु पे लगाएंगे तो अशून्य बल त्वरण उत्पन्न करेगी, यानी कि कुछ ना कुछ वो त्वरण उत्पन्न करेगी, कांस्टेंट त्वरण नहीं रहेगा। अगर असंतुलित बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न
होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो। कहता है यदि बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं करता है तो बलों को संतुलित बल कहा जाता है। कहता है यदि बलों का कोई भी समूह हो, जैसे मान लीजिए एक बल ऐसे है, एक बल ऐसे है, एक बल इस तरह से है, एक बल इस तरह से है, अगर सभी बल लग रहा है और उस वस्तु पे कोई भी तरह का त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह बल क्या होगा, तो संतुलित बल कहलाएगा, वह बल संतुलित बल कहलाएगा। कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहता है। अगर कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान और उस वस्तु किस वेग से जा रहा है तो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहा जाता है। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, P बराबर mv। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। संवेग की जो दिशा होती है वही वस्तु के वेग की दिशा होती है। संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। तथा प्रमुख सदिश राशियाँ, प्रमुख स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, प्रेरण, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग एवं भार, ये सब जो होता है वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि का आने का मतलब उसमें परिणाम भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। जैसे विस्थापन है तो विस्थापन में परिणाम भी है कि 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, और दिशा भी है कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो परिणाम भी है और दिशा भी है। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों वो सदिश राशि कहलाता है। आगे देखिए, प्रमुख अदिश राशियाँ यानी कि प्रमुख स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो दूरी, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कि जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। जैसे दूरी का आप किधर भी चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, ऐसे ऐसे चल सकते हैं, कैसे भी चले। तो जितना पाथ हम लोग ट्रेवल किए, जितना हम लोग तय किए पाथ को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। दिशा से उसमें कोई भी मतलब नहीं रहता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। अब कहता है कि 4 तथा 6 मात्रक का सदिश में योग का मान हो सकता है, तो कितना, 2 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। 4 तथा 6 मात्रक का सदिश में योग का मान कितना होगा, यानी कि वेक्टर का योग कितना होगा, तो 2 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। 2 सदिश राशियों का अधिकतम मान कितना होता है, 2 सदिश राशियों का अधिकतम मान, तो दोनों सदिश राशियों का योगफल, जैसे 4 + 6 है तो 4 + 6 10 हो जाएगा। तो 2 सदिश राशियों का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, तो दोनों सदिश राशियों का योगफल। अब 2 सदिश राशियों का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 2 सदिश राशियों का अंतर, यानी कि 6 - 4 = 2। तो कहता है 2 सदिश राशियों का न्यूनतम मान कितना होगा, तो दोनों सदिश राशियों का अंतर। विस्थापन का मान हो सकता है, विस्थापन का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान हो सकता है तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। एक वृत्ताकार पथ पर वेग हमेशा चर होता है, जबकि चाल हो सकता है चर और अचर दोनों। एक वृत्ताकार पथ पे अगर कोई वस्तु चल रहा है, जैसे वृत्ताकार पथ है, इस पर अगर कोई वस्तु चल रहा है तो इसका वेग क्या होता है, हमेशा चर होता है, यानी कि चेंज होते रहता है। लेकिन चाल जो क्या होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि चर भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है। अब आगे क्या कहता है कि यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु होती है विराम में। यदि वस्तु की दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर होते तो वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु क्या होते है, विराम में। अब मान लीजिए ये हो गया। अब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये दूरी है यस, और ये क्या हो जाएगा टी। अब कहता है कि किसी वस्तु की दूरी
समय ग्राफ अक्ष के समानांतर होता है, समय ग्राफ का अक्ष के समानांतर होती है, तो वस्तु क्या माना जाता है कि विरामावस्था में, क्योंकि इसकी क्या दूरी चेंज नहीं हो रहा है, समय सिर्फ चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि विरामावस्था में है। आगे कहते हैं सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो गैलीलियो ने। सर्वप्रथम किसने पता लगाया था कि एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है, गैलीलियो ने। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो प्रथम नियम से। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो गति के प्रथम नियम से। गति के किस नियम से बल का व्यंजक यानी कि F बराबर में प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से। गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से। कहता जड़त्व के उदाहरण, विराम जड़त्व के उदाहरण, तो विराम जड़त्व का उदाहरण क्या है, तो रुकी हुई गाड़ी के अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये विराम जड़त्व का उदाहरण है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, ये भी विराम जड़त्व का उदाहरण है। डंडे के प्रहार करने से कोट की धूल झड़ जाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिलकाए बिना ही खींचा जा सकता है। यानी कि क्या करा कि जल के कोई गिलास है, उसमें अगर पानी भरा हुआ है और उसके नीचे कोई कागज रखा हुआ है, अगर उसको हम तेज़ी से खींच देंगे तो क्या होगा कि पानी बिना गिलास से गिरे हुए वो पेपर बाहर आ जाता है, तो ये विराम जड़त्व का उदाहरण होता है। अब क्या कहता है गति जड़त्व के कारण, तो कहता चलती हुई बस या ट्रेन से जब यात्री बाहर उतरता है तो गाड़ी की दिशा में गिर या झुक जाता है, इसे हम लोग गति जड़त्व का उदाहरण कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण पे। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण पे। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे। समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा एक आदमी गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरता है पुनः आदमी के हाथ में। समरूप वेग से, अगर जो समान रूप के वेग से कोई गाड़ी, अगर जो गतिशील गाड़ी है, अगर खुला गाड़ी के एक आदमी गेंद ऊपर की ओर फेंक देता है, आसमान की ओर फेंकता है, तो गेंद गिरेगी कहाँ, तो पुनः आदमी के हाथ में ही आ जाएगा। कहता भौतिक तुला द्वारा मापन किया जाता है, तो द्रव्यमान को। भौतिक तुला यानी कि फिजिकल मेजरमेंट के द्वारा मापा जाता है, तो द्रव्यमान। कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है, तो भार को। कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है, तो भार को। भौतिक संतुलन कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। भौतिक संतुलन कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उत्तोलक के सिद्धांत पर। भौतिक तथा रासायनिक तुला यानी कि दो पल्ला वाला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उत्तोलक के सिद्धांत पर। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के उदाहरण क्या है, तो कहता है सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। कहता अपकेंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो कहता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण वॉशिंग मशीन और तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन। कहता जब एक चलती हुई वस्तु की चाल को, गति को हम लोग दुगनी कर दी जाती है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। कहता जब एक चलती हुई वस्तु की संवेग को दुगना कर दिया जाए, तो गति को दुगना कर दिया जाए, तो उसका संवेग कैसा हो जाएगा, तो उसका संवेग